Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great at your home and must have completed your previous work. Alright? Today we are going to study about the rise of nationalism in Europe. And today's topic, recap of last videos, last classes, a new conservatism after 1815 and the revolutionaries. Let's start. Children, you have read in the nationalism in France, okay? पावर ट्रांसफ़र किस और किसके बीच में हुआ था? मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, राइट? देन फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो वो वेरियस मेजर और प्रैक्टिसेस कौन कौन से थे? ला पैट्री, ली सिटियन. ला पैट्री मीन्स फादरलैंड and ली सिटियन मीन्स द सिटीजन, राइट? और आपने देखा न्यू फ्लैग कैसा था? ट्राई कलर. तो ये क्यों लिया गया? टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, राइट? न्यू नेशनल लैंग्वेज जो थी उन्होंने ली फ्रेंच, राइट? नेशनल एंथम कंपोज्ड हुए और ओथ ली गई. क्लियर? नेशनल असेंबली जो पहले स्टेट जनरल था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली. एंड एबोलिश्ड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो कस्टम ड्यूटीज़ थे उनको ख़त्म किया गया. एंड नेशनलिज्म आइडियाज़ टेकन अब्रॉड. ठीक है, ये जो इन्होंने फ्रेंच में नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे ये अपने फ्रांस के अलावा और बाकी बाहर के देशों में भी ले गए, राइट? नेक्स्ट वाज सिविल कोड 1804 and it was also known as the Napoleonic Code. ठीक है, अब इनके प्रोविजंस देख लेते हैं. इसमें क्या था सिविल कोड में? ठीक है, इसमें देखिए एबोलिश्ड प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस थे, राइट, जो उनको स्पेशल जो फीचर्स जो अधिकार मिले हुए थे उनको, तो वो एबोलिश कर दिए गए, राइट, जो बेस्ड ऑन बर्थ पे उनको मिलते थे, राइट? और इस्टेब्लिश की इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं, राइट? राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया एंड फ्यूडल सिस्टम एबोलिश किया एंड फ्रीड पेजेंट फ्रॉम सर्वडम, गुलामी से उन्हें मुक्त किया. देन गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड. क्लियर? तो ड्रॉबैक क्या थे फ्रेंच रूल के? टैक्सेस बढ़ गए थे, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया था और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किए जाते थे लोग. ओके, नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब देखिए जो नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने देखा मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं था जिस तरह से आज है, राइट? यूरोप सोसाइटी इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में बटी हुई थी. पहली थी एरिस्टोक्रेसी, सेकंड वन इज पेजेंट्री. एरिस्टोक्रेसी आपको पता है बहुत कम मात्रा में थे, ठीक है, और पेजेंट्री गरीब होते थे. एरिस्टोक्रेसी रिच होती थी, रिच क्लास, और पेजेंट्री पुअर क्लास होती थी, राइट? पेजेंट्री बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, राइट? एंड थर्ड वन इज आफ्टर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जैसे ही इंडस्ट्री आपने देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन हुई आपकी, तो उसमें देखा आपने कि किस तरह से मिडिल क्लास जो था ये इमर्ज हुआ, राइट? तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय मिडिल क्लास. अब मिडिल क्लास जो आया, अब इसके नेशनलिज्म के क्या आइडियाज़ थे? नेशनल यूनिटी, राइट? एबोलिशिंग द प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिले हुए थे उनको ख़त्म कर दिया जाए. तो एक तरह से नेशनल यूनिटी जो है आप देखेंगे उसमें आएगी. एंड देन लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म भी आपने देखा, इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, government by consent, inviolability of private property, constitution and representative government through parliament, freedom of market, abolished state imposed restrictions, right? ये सब आपने पढ़ा. अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? वोटिंग राइट्स जो सिर्फ मैन को मिलती थी, वो भी जो 21 से अबव होते थे, राइट? सेकेंड वन यू हैव रेड द कस्टम ड्यूटी. ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में आपने पढ़ा. आपने एले जो एक मेजर होता है कपड़े का वो देखा था, किस तरह से अलग अलग बैरियर्स में
इनको अलग अलग मर्चेंट को जो है अलग अलग से ड्यूटीज़ देनी होती थी, राइट। तो उसके बारे में आपने पढ़ा और किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बाय इंट्रोड्यूसिंग ज़ोल्वेरिन, राइट। तो ज़ोल्वेरिन जो था वो 1834 में इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? क्या ज़ोल्वेरिन? अ कस्टम यूनियन, इट वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा, जिसको बाद में जर्मन स्टेट्स के बहुत सारे मतलब और भी जर्मन स्टेट्स ने उसे ज्वाइन किया, राइट। तो यूनियन जो थी इसने अबॉलिश किए टैरिफ बैरियर्स, राइट, और उसको रिड्यूस किया फ्रॉम द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ठीक है, तो ये सब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, राइट। टुडे चिल्ड्रन, टुडे विल स्टडी अबाउट अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, राइट। कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, जो जोर किस पे देती है, ट्रेडिशन के इम्पोर्टेंस पे। एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड कस्टम्स, ठीक है, इन पे स्ट्रेस करती है और प्रेफर करती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए, टू क्विक चेंज, एकदम से चेंज ना होके धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यू नो वेरी वेल, नेपोलियन वॉज डिफीटेड, राइट। आपने देखा कि नेपोलियन जो थे वो हार गए थे बाय यूरोपियन पार्ट्स। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पे यूरोपियन गवर्नमेंट जो है इट वॉज ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स का बिलीव क्या था, एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जैसे मोनार्की हो गए, चर्च, सोशल हायरकीज हो गई, प्रॉपर्टीज़ एंड फैमिली, इनको प्रिजर्व रखना चाहिए। ओके, तो इनका बिलीव था। सो अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम, इट कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो इस तरह से ऑटोक्रेटिक मोनार्की स्ट्रेंथ हो सकती थी, राइट। नो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स कौन कौन से थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे दे मेट इन वियना। कहाँ मिले, वियना में, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो यूरोप के सेटलमेंट के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे मिले वियना में। एंड द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, तो वियना कांग्रेस को होस्ट किया ड्यूक मेटरनिक, राइट। सो द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। इसका एक ऑब्जेक्ट था, क्या था, नेपोलियनिक वॉर के समय जो जो चेंजेस यूरोप में आए थे उन सबको अनडू कर दिया जाए। क्लियर? तो अब देखिए क्या था नेपोलियनिक ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में। फर्स्ट वन इज द बोर्बोन डायनेस्टी which had been deposed, means to say removed, right, during the French Revolution was restored to power. इसको पार सत्ता दे दी गई, right, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में जीती थी वो सब उसने लॉस्ट कर दी फ्रांस ने, राइट। सेकेंड वन इज अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। स्टेट की सीरीज सेटअप कर दी गई फ्रांस की बाउंड्री में ताकि फ्रांस जो है वो आगे फ्यूचर में एक्सपेंड ना कर पाए अपनी बाउंड्रीज को, राइट, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। क्लियर? नंबर 3, द किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन नॉर्थ जो है, ठीक है ना, इसमें क्या कर दिया गया, किंगडम ऑफ नेदरलैंड जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूडेड था, ठीक है, इसको सेटअप कर दिया गया नॉर्थ में, राइट। एंड साउथ में देखिए जिनोवा, राइट, जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट, राइट, in south. Okay, then Prussia was given important new territories.
तो प्रेशिया को जो है न्यू टेरिटरीज दी गई इसके वेस्टर्न फ्रंटियर में, राइट। और साथ साथ में प्रेशिया को सैक्सनी का पोर्शन भी दिया गया, राइट। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया, क्लियर। एंड रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और जो रशिया था उसको पोलैंड का भी कुछ हिस्सा मिला, क्लियर। सो द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की, ठीक है, मोनार्की को रिस्टोर करना ही एक मेन इंटेंशन था इस वियना कांग्रेस का, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, नेपोलियन की टाइम जो ओवरथ्रो कर दिया गया था, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, राइट। तो कंजर्वेटिव रिजीम की फीचर्स देख लेते हैं। तो कंजर्वेटिव रिजीम सेट अप इन 1815, ठीक है। क्या था ये? ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, क्लियर, एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ को कर्ब करते थे। कैसे एक्टिविटीज़ को रोकते थे? दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो जो इन पे क्वेश्चन करते थे, ठीक है, इनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन करते थे, तो उनको कर्ब करते थे ये, राइट। एंड मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom, ठीक है। इम्पोज कर दिए इन्होंने सेंसरशिप लॉ, ठीक है, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम को ना दें, कंजर्वेटिव रिजीम जो है इसको चलने दें आराम से, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द मेजर इश्यूज, राइट, टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of press, okay. Now this is the picture, okay, the club of thinkers, anonymous caricature है, right। here the plaque, ये जो पट्टी है on the left bear the inscription, यहाँ पे लिखा हुआ है the most important question of today's meeting, क्या है? हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कब तक सोचने दिया जाएगा, राइट। एंड द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब, यहाँ पे क्लब के रूल दे रखे हैं, विच इंक्लूड द फॉलोइंग, साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी, साइलेंस जो है ये लर्न सोसाइटी, पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है साइलेंस, राइट। और सेकंड क्या दे दिया इन्होंने, टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में सक्कम टू टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, अगर किसी को बोलने का लालच आ रहा है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग, मुंह बंद करने वाला जो मोहरे होते हैं वो बांटे जाएंगे जब वो एंटर करेंगे, राइट। सो next topic is the revolutionaries. Revolutionaries during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. ये जो repression का डर था तो बहुत सारे liberal nationalists जो थे ये underground हो गए, ठीक है। secret societies sprang up in many European state, और बहुत जगह secret societies जो थी ये बनी, ठीक है, to train the revolutionaries and spread their ideas. सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी जिससे जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, क्रांतिकारी, इनको ट्रेन किया जाएगा और उनके आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड किए जाएंगे, राइट। एंड टू बी रेवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म, मोनार्चिकल फॉर्म को वो अपोज करेगा, ठीक है, और that had been established after the Vienna Congress, and to fight for liberty and freedom, और किसके लिए लड़ना है? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, राइट। तो मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle of freedom, clear। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, right। एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका जन्म हुआ था जिनोवा में,
कब हुआ था? 1807 में, राइट. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी. तो वो कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने एज अ यंग मैन ऑफ 24. जब वो 24 ईयर्स के थे, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल. उनको देश निकाला दे दिया गया था इन 1831, राइट, फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया. लिगोरिया में उन्होंने एक विद्रोह अटेम्प्ट किया था, तो इस वजह से उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था, राइट. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फाउंड की. फर्स्ट यंग इटली इन मार्साई, राइट. फर्स्ट जो अंडरग्राउंड सोसाइटी उन्होंने बनाई दैट वाज यंग इटली, और कहाँ पे? मार्साई में. एंड सेकेंडली ही फाउंडेड यंग यूरोप, वेयर? इन बर्न. ओके, यूरोप में, बर्न में. हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन, राइट. और कहाँ कहाँ के होते थे ये? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट से होते थे, राइट. तो ये जो मैज़नी थे, ये कंजर्वेटिज्म के इतने खिलाफ थे कि जो मेटरनिक थे उन्होंने इनके बारे में कहा है कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. मेटरनिक ने डिस्क्राइब किया है उन्हें, ठीक है, कि सोशल ऑर्डर कौन सा? कंजर्वेटिज्म. तो कंजर्वेटिज्म के मोस्ट डेंजरस एनिमी उन्होंने जोसेफी मैज़नी को माना है. क्लियर? सो दिस इज द पिक्चर, जोसेफी मैज़नी and the founding of young Europe in Bern, 1833, and it was printed by Giacomo Mantegazza. Okay, this was for today's class, children. I hope you understood, and if there is any query you can ask me. Okay, thank you.